रियल लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, सिनेरियो होते हैं जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हीट का फ्लो अगर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हो रहा हो तो उस केस में वो एक एग्जाम्पल होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंटेनर, और ये कंटेनर में पानी है जिसका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी है बहुत गर्म है, अगर इसको हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पर रखें तो उस केस में क्या होगा, जो गर्म पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जो हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। कोई भी जो सिस्टम होता है वो अपने एनर्जी लेवल को मिनिमम रखने की कोशिश करता है, कम से कम रखने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये है हॉट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये जो गर्म वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टेम्परेचर है उसको हमने कंसिडर किया T1, और यहाँ पर ये जो ठंडा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टेम्परेचर है उसको हमने कंसिडर किया T2। तो यहाँ पर ये वाला जो T1 जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है T2 टेम्परेचर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये ऑब्जेक्ट का वो कम है। तो होगा क्या, जो हीट का जो फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, और ये जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा वो ठंडा होगा, और ये जो ठंडा ऑब्जेक्ट होगा वो गर्म होगा। और हीट का फ्लो तब तक के होते रहेगा जब तक के दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बराबर में नहीं हो जाए। जैसे T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर दोनों बराबर में हो जाएंगे तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा और जो हीट का जो फ्लो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। हमने डिस्कस किया ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में। जब दो सिस्टम का टेम्परेचर बराबर में हो जाता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो जो हीट का जो फ्लो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ये इम्पॉसिबल है कि जो हीट का जो फ्लो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हो। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गर्म पानी है, गर्म पानी को हमने ठंडा किया, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो जो ठंडा पानी वो फिर से गर्म हो जाए जब तक कि वो ठंडे पानी को हम गर्म ना करें। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो है -10 डिग्री सेल्सियस पर, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ठंडा है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फ्री स्पेस में रख दें, रेफ्रिजरेटर में अगर ना रखें, तो ये इम्पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाए -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। सिमिलरली ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो इम्पॉसिबल है जब तक कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट को गर्म नहीं करें, ये ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इसका सिंपल मतलब ये कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं हो सकती। जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो ठंडा हो सकता है, ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म हो सकता है, मगर जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो और गर्म नहीं हो सकता, और जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो और ठंडा नहीं हो सकता जब तक हम लोग एक्सटर्नली अगर एनर्जी प्रोवाइड ना करें तो जो हीट का जो फ्लो है वो कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ नहीं हो सकता। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ये नहीं हो सकता। जो हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं, ये एक एग्जाम्पल होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब तक के हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हुए चल रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। अब तक के हमने देखा नहीं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट किस तरीके का होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डिफाइन कैसा करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहला एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, फिर हमें दो तीन टर्म का मतलब समझना होगा, जैसे कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, आई मीन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जब जाके हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करने वाले कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद एंट्रोपी को हम लोग समझेंगे मैथमेटिकली, फिर उसके बाद जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सर्टन हाइट पे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से नीचे गिरा दिया जाता है।
जिसके वजह से होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, और एट द लास्ट ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड से आके टकरा जाएगा और जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी में डिसिपेट कर जाएंगी। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट है, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट की फाइनल स्टेट होती है। तो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट से अपने फाइनल स्टेट पर जाता है। जब तक कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पर ना लेके आए तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर कोई हाथ ही नहीं लगा है तो उस केस में ये इम्पॉसिबल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ पर आ जाए। क्या ये ऑब्जेक्ट मैजिकली यहाँ से यहाँ पर आ सकता है? ऑब्वियसली नहीं आ सकता है। मैजिकली जादू से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर कोई थर्ड पर्सन आता है और ये ऑब्जेक्ट को उठाता है और फिर यहाँ पर लेके जाता है तभी ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से यहाँ पर आ पाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एनी हाउ अपने इनिशियल स्टेट को रिपीट नहीं कर सकता जब तक कि कोई ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर नहीं लेके जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इनिशियल स्टेट को नहीं रिपीट कर सकता। तो कुछ इस तरीक़ा का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि अपने इनिशियल स्टेट को नहीं रिपीट कर सकता, या फिर प्रोसेस जो कि अपने इनिशियल स्टेट को नहीं रिपीट कर पाए, वैसे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक और एक एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें इरिवर्सिबल प्रोसेस का, जो बर्फ़ है वो पानी में कन्वर्ट होता है। तो जब बर्फ़ एक बार पानी में कन्वर्ट हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि जो पानी हो फिर से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए जब तक हम लोग वो पानी को रेफ्रिजरेटर में ना रखें। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये भी जो हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया है इसको हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाता है, जो गर्म चाय है वो ठंडी हो जाती है। तो ये इम्पॉसिबल है कि जो ठंडी चाय है वो फिर से गर्म हो जाए जब तक कि उसको हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड ना करें। तो ये भी जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनर्जी होती है वो हमेशा हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ फ्लो करती है, और जो सिस्टम होता है वो अपने एनर्जी लेवल को हमेशा कम से कम रखने की कोशिश करता है। अगर कोई सिस्टम के पास अगर हाई एनर्जी लेवल है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अपने एनर्जी लेवल को कम से कम रखने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो मॉलिक्यूल का सिस्टम। यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल का सिस्टम कंसिडर किया। यह है गर्म वाले ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है गर्म वाले ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल, क्योंकि जो गर्म वाला ऑब्जेक्ट है वो हायर एनर्जी स्टेट पर है। यहाँ पर ये है गर्म वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ये है ठंडा वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल का सिस्टम कंसिडर किया है। यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हायर एनर्जी स्टेट पर है, और यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो लोअर एनर्जी स्टेट पर है, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ठंडे वाले ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल है। तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल अगर हायर एनर्जी स्टेट पर होता है तो ऑब्वियसली ये वाले मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी पैकेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इसके पास हमने कंसिडर किया 3 एनर्जी पैकेट है, और यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो लोअर एनर्जी लेवल पर है। तो ऑब्वियसली इसके पास एक ही एनर्जी पैकेट होगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अब ये एनर्जी पैकेट का मतलब क्या होता है? तो जब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो उस केस में हमें समझ में आएगा एनर्जी पैकेट का मतलब क्या होता है। जो एनर्जी होती है वो हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में होती है, और वो जो एनर्जी का जो पैकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। जैसे कि हमें पता है जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज ये यूनिवर्स में जो एक्सिस्टेंस में वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है पूरे यूनिवर्स में। तो हम लोग मान लेते हैं एक बॉडी है, एक सिस्टम है, उसके पास बहुत सारे चार्जेस है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज का उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एनर्जी पैकेट का उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो कोई एक सिस्टम है जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उस केस में उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो एक एनर्जी पैकेट्स का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसके पास 3 एनर्जी पैकेट्स है, और यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके पास एक ही एनर्जी पैकेट है। यहाँ पर ये जो तीनों जो एनर्जी पैकेट्स हैं इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर एक एनर्जी पैकेट है, और यहाँ पर ये वाला जो एक एनर्जी पैकेट है इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर 3 एनर्जी पैकेट है।
तो यहाँ पर ये जो एनर्जी पैकेट्स है इनके बीच में हमें एक रैंडम बिहेवियर दिखेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें एक रैंडमनेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें रैंडमनेस ये एनर्जी पैकेट के बीच में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्वांटम लेवल या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक लेवल पर कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पर अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो हमें मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रैंडम बिहेवियर दिखाई देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें एक रैंडमनेस दिखाई देती है क्वांटम लेवल पर। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग ये रैंडमनेस को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें और जो क्वांटम प्रोबेबिलिटीज़ है अगर उसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो उस केस में जो आउटकम होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर एक एनर्जी पैकेट है, और यहाँ पर एक एनर्जी पैकेट के पास कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर 3 एनर्जी पैकेट्स है। तो ये जो एनर्जी पैकेट्स है इनके बीच में एक रैंडम बिहेवियर हमें दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर जो 3 एनर्जी पैकेट्स है ये तीनों में से कोई भी एक एनर्जी पैकेट यहाँ पर आ सकता है। मान लेते हैं ऑरेंज वाला एनर्जी पैकेट यहाँ पर आ जाता है, या फिर ये ग्रीन वाला एनर्जी पैकेट यहाँ पर आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है जो रेड वाला एनर्जी पैकेट है वो यहाँ पर चले जाए, या फिर ये जो ब्लू वाला जो ऊपर वाला जो एनर्जी पैकेट है वो यहाँ पर चले जाए। तो कुछ भी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनर्जी पैकेट्स कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो तीनों जो एनर्जी पैकेट्स है वो यहाँ से यहाँ पर चले जाए। तो मान लेते ये वाला जो एनर्जी पैकेट है, यहाँ पर हमने जो एनर्जी पैकेट कंसिडर किया है ब्लू वाला, ये ब्लू वाला एनर्जी पैकेट यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमें ये वाला केस शो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑरेंज वाला जो एनर्जी पैकेट है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो उस केस में हमें ये वाला केस शो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला जो एनर्जी पैकेट है, जो ग्रीन वाला एनर्जी पैकेट है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए, जो कि हमें ये वाला केस शो कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो रेड वाला जो एनर्जी पैकेट है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए, जो कि हमें ये वाला केस शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो केस है इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसके बहुत लिस्ट चांसेस है, और यहाँ पर ये जो तीनों जो केसेस है, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करें, मान लेते हैं वही सेम ऑब्जेक्ट है जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस पर, जिसका टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो कि है 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो हीट का जो फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, राइट। तो अगर हम लोग ये पूरे सिस्टम को अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पर अगर कंसिडर करें तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो रेड कलर की जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है गर्म वाले ऑब्जेक्ट की बाउंड्री, और ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है ठंडे वाले ऑब्जेक्ट की बाउंड्री। और यहाँ पर ये जो रेड जैसा है वो हमें दिखाई दे रहा है वो है गर्म वाले ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर ये जो ब्लू है वो है ठंडे वाले ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास 4 एनर्जी पैकेट रहे, और ये वाले मॉलिक्यूल के पास एक ही एनर्जी पैकेट रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है उसके पास बहुत सारे एनर्जी पैकेट रहे और इसके पास कोई भी एनर्जी पैकेट ना रहे। ऐसा भी हो सकता है जो गर्म वाला जो मॉलिक्यूल है उसके पास 3 एनर्जी पैकेट रहे, और जो ठंडा वाला मॉलिक्यूल है उसके पास 2 एनर्जी पैकेट रहे। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो हमने जो सैंपल कंसिडर किया था वो बहुत छोटा सा सैंपल था, मगर अगर हम लोग एक बड़ा सैंपल कंसिडर करें, या फिर अगर एक ह्यूज सैंपल कंसिडर करें मॉलिक्यूल्स का, या फिर एक ह्यूज कलेक्शन कंसिडर करें मॉलिक्यूल्स का, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के पास में बराबर में एनर्जी पैकेट्स रहे। ये मॉलिक्यूल के पास अगर 2 एनर्जी पैकेट होता है तो ये वाले मॉलिक्यूल के पास भी 2 एनर्जी पैकेट होगा। ऐसा भी हमें केसेस दिखाई देगा। ये वाला जो केस है ये भी केस हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि जो गर्म वाला मॉलिक्यूल्स है उसके पास बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स रहे, और ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स के पास एक भी एनर्जी पैकेट्स ना रहे। तो ऐसा वाला भी केस हमें यहाँ पर दिखाई देगा, मगर उसके बहुत लिस्ट चांसेस है जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो अगर हम लोग बड़ा सी सैंपल अगर कंसीडर करें तो उस केस में जो नेट फ्लो होगा एनर्जी पैकेट का वो हायर टेम्परेचर स्टेट से या फिर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के तरफ होगा, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो जो नेट फ्लो होगा वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ होगा। नेट फ्लो ऑफ एनर्जी पैकेट इज़ फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब यहाँ से यहाँ होगा, जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, जब जाके जो कॉन्सेप्ट होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है गैस, और यहाँ पर ये है पिस्टन। यहाँ पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत कम है,
तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी पैकेट्स हो गए वो कम हो गए, गैस के मॉलिक्यूल्स कम है, हैंस एनर्जी पैकेट्स कम हो गए। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि जो पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं, पिस्टन लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, पिस्टन का वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा या नहीं, ये वाले केस में हमें नहीं पता। मगर ये वाले केस में जो मॉलिक्यूल्स है उसको हमने इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स हमने इंक्रीज कर दिया, हैंस एनर्जी पैकेट्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये वाले केस में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि जो पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए राइट हैंड साइड की तरफ। नहीं समझा अभी भी? एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर और एक कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये ऑब्जेक्ट को 2 पर्सन फोर्स लगा रहे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ऑब्जेक्ट को 2 पर्सन फोर्स लगा रहे, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में हमें नहीं पता। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सेम जो ऑब्जेक्ट है इसको 4 पर्सन फोर्स लगा रहे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाए ये वाले एरो के डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर अगर छोटा सा सैंपल कंसिडर करें तो उस केस में हमें नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं होगा। मगर अगर हम लोग एक बड़ा सी सैंपल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हमने 4 पर्सन कंसिडर किया, तो अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा सी सैंपल कंसिडर करते हैं तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाए ये ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया था अगर हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स का छोटा सी सैंपल कंसीडर करें तो उस केस में हमें नहीं पता कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं होगा। मगर अगर हम लोग गैस मॉलिक्यूल का अगर बहुत ज़्यादा सैंपल कंसीडर करें, एक ह्यूज कलेक्शन कंसीडर करें, तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो जाए। सिमिलरली अगर हम लोग छोटा सी सैंपल कंसीडर करें तो उस केस में हमें नहीं पता क्या होगा। मगर अगर हम लोग एक ह्यूज सैंपल कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो सिस्टम फॉलो करेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। If system has very less energy packets, then it is not confirmed that the heat transfer will be according to the second law of thermodynamics. अगर सिस्टम के पास अगर एनर्जी पैकेट अगर बहुत कम होता है तो ये कंफर्म नहीं है कि जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ हो। मगर अगर हम लोग एक बहुत बड़ा सैंपल कंसीडर करते हैं या फिर एक बहुत बड़ा अगर हम लोग मॉलिक्यूल का अगर कलेक्शन कंसीडर करते हैं तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो एनर्जी पैकेट है उसका नेट फ्लो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत हद तक कि हमने यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ चुके हैं। यहाँ पर अभी हमें समझना है एंट्रोपी का मतलब क्या और एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अब तक के हमने जो भी एग्जाम्पल कंसिडर किया वो एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं जो हीट है वो पास नहीं कर सकती या फिर फ्लो नहीं कर सकती स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर। तो जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ कभी भी फ्लो नहीं कर सकती स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जो सिस्टम होता है या फिर कोई भी अगर हम लोग कोई भी चीज़ कंसिडर करें, कोई भी सिस्टम अगर हम लोग कंसिडर करें तो उस सिस्टम अपने एनर्जी लेवल को कम से कम रखने की कोशिश करता है और जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ होता है। और यही रीज़न के वजह से जो हीट है वो पास नहीं करती और फ्लो नहीं करती लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने कंसिडर किया था छोटा सी सैंपल अगर हम लोग कंसिडर करें तो उस केस में क्या होगा ये हमें नहीं पता। मगर अगर हम लोग बड़ा सी सैंपल कंसिडर करें तो जो सिस्टम फॉलो करता है उसको ही बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ होता है। यहाँ पर अभी हमें समझना है एंट्रोपी का मतलब क्या और एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जो एंट्रोपी होता है उसका दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और दूसरा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रोपी। फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो जो एंट्रोपी होती है उसको हम लोग शो करते हैं एस से, और जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है एस इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नेचुरल लॉग, और यहाँ पर ये जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो एस है वो है एंट्रोपी और जो के भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और ये जो एल एन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और जो एन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स स्टेट।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, तो उसको ही हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिस्टम 1 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिस्टम 2। अगर ये सिस्टम की एंट्रोपी अगर S1 होती है और ये सिस्टम की एंट्रोपी अगर S2 होती है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो सिस्टम है ये हायर एनर्जी स्टेट पर है और ये वाला जो सिस्टम है वो लोअर एनर्जी स्टेट पर है। तो ये वाला जो सिस्टम होगा इसके पास ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स हो गए और ये वाले सिस्टम के पास कम से कम एनर्जी पैकेट्स हो गए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया जो सिस्टम है इसके पास 3 एनर्जी पैकेट है और यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसके पास 1 ही एनर्जी पैकेट्स है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एनर्जी पैकेट है, यहाँ पर ये सबसे पहला ये जो सिस्टम है वो हायर एनर्जी स्टेट पर है, तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम अपने एनर्जी लेवल को कम से कम रखने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से एक एनर्जी पैकेट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला है जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का जो एनर्जी पैकेट है, ये जो ऑरेंज कलर का जो एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का जो एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग या तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर भी तो रख सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर का जो एनर्जी पैकेट है, यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का एनर्जी पैकेट, इसको हम लोग 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का जो एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। तो उस केस में जो 3 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। हम लोग ये ग्रीन कलर के एनर्जी पैकेट को 3 तरीके से क्यों रख सकते हैं, 3 तरीके से क्यों अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमने ऑरेंज कलर के एनर्जी पैकेट को ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेड कलर का जो एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग या तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। तो उस केस में जो 2 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो अगर हम लोग आगे कर प्रोसीड करें तो हमें मिलेगा 24। तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, ये वाले केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स वो होगा 24। इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, मतलब एक सिस्टम में कितने पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं एक एनर्जी पैकेट को अरेंज करने के लिए। और इसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है, मगर हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर हमने 3 एनर्जी पैकेट्स कंसिडर किया है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज़ और जो आउटकम्स होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम के पास एक ही एनर्जी पैकेट है, तो ये जो एनर्जी पैकेट है इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो ये वाले केस में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होगा वो होगा 3। तो ये वाले केस में जो n होगा वो होगा 3 और ये वाले केस में जो n होगा वो होगा 24। तो अगर ये सिस्टम की एंट्रोपी अगर S1 होती है और ये सिस्टम की एंट्रोपी अगर S2 होती है, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं ये जो S1 एंट्रोपी होगी वो बराबर में होगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 24। सिमिलरली जो सिस्टम 2 की जो एंट्रोपी होगी S2 वो बराबर में होगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 3। नेचुरल लॉग ऑफ 24 अगर हम लोग कंसीडर करें तो हमें मिलेगा 3.17 और नेचुरल लॉग ऑफ 3 कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा 1.09। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेट एंट्रोपी फाइंड आउट करें, ये पूरे सिस्टम की अगर हम लोग नेट एंट्रोपी अगर फाइंड आउट करें, तो जो नेट एंट्रोपी होगी अगर उसको हम लोग S कंसीडर करें तो बराबर में होगी S1 प्लस S2। यहाँ पर जो S1 है वो है सिस्टम 1 की एंट्रोपी, ये वाले 1 की एंट्रोपी, और जो S2 है वो है सिस्टम 2 की एंट्रोपी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों की जो एंट्रोपी है उसको हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किया है, जो कि है ये। तो यहाँ पर दोनों में जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा वो होगा कॉमन, और जो नेचुरल लॉग की जो वैल्यू उसको हमने फाइंड आउट किया है जो कि है कुछ इतनी। तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, जिसको हमने यहाँ पर किया, और जो नेचुरल लॉग ऑफ 24 और जो नेचुरल लॉग ऑफ 3 दोनों की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3.17 प्लस 1.09। इसको अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो हमें मिलेगा एंट्रोपी इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू 4.26। तो यह है नेट एंट्रोपी ये पूरे सिस्टम की जो नेट एंट्रोपी है वो कुछ इतनी है। जैसे कि तो अब क्या होगा, एक एनर्जी पैकेट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो हायर एनर्जी स्टेट पर है और ये वाला जो सिस्टम है वो लोअर एनर्जी स्टेट पर है। तो जब ये सिस्टम अपने एनर्जी को लूज़ करेगा तो उस केस में जो एनर्जी पैकेट्स हो गए
वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है वो लोअर एनर्जी लेवल पर है और ये वाला जो सिस्टम है वो हायर एनर्जी लेवल पर है। तो मान लेते हैं एक जो पैकेट है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, तो जो केस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, एक एनर्जी पैकेट यहाँ से यहाँ पर चले जाता है। तो अभी अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दोनों केसेस में, यहाँ पर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होगा वो होगा 12 और यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होगा 6। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें ये जो ऑरेंज कलर का जो पैकेट है उसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 तरीके से। ग्रीन कलर का एनर्जी पैकेट उसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 तरीके से। तो अगर हम लोग इसको 4 × 3 अगर हम लोग ऑब्टेन करें तो हमें मिलेगा 12। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जो एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग या तो यहाँ पर रख सकते हैं, या तो यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3। और यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो ये वाला जो एनर्जी पैकेट है, नॉट मॉलिक्यूल, ये वाला जो एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से, या तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमें मिलेगा 3 × 2। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट ये वाले केस में हमें मिल रहा है 6। तो ये वाले सिस्टम की अभी एंट्रोपी S1 और ये वाले सिस्टम की एंट्रोपी अगर S2 होती है तो दोनों केसेस में एंट्रोपीज कितनी होगी। तो ये वाले सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी उसको हमने कंसिडर किया S1 = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ 12। सिमिलरली ये वाले केस के लिए जो एंट्रोपी है वो है S2 = KB × नेचुरल लॉग ऑफ 6। तो नेचुरल लॉग ऑफ 12 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 2.484 और नेचुरल लॉग ऑफ 6 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 1.791। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं जो नेट एंट्रोपी होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो टोटल एंट्रोपी होगी, ये पूरे सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी होगी अगर उसको हम लोग कंसिडर करें S' तो बराबर में होगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और नेचुरल लॉग ऑफ 12 और नेचुरल लॉग ऑफ 6। तो हमें मिल जाएगा 2.484 + 1.791। अल्टीमेटली हमें मिलेगी एंट्रोपी, नेट एंट्रोपी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट × 4.275। तो ये वाले केस में जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर गई। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जो एंट्रोपी है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट × 4.26 और ये वाले केस में जो एंट्रोपी है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट × 4.27। तो जो एंट्रोपी है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, जो सिस्टम है वो अपने एनर्जी लेवल को लूज़ कर रहा है, जो सिस्टम है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर कोई भी सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के तरफ जाता है तो उस केस में वो जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ करती है। तो अगर हम लोग देखें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमें पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ऑलवेज इंक्रीजेस। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा हो तो उस केस में जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज़ करती है। तो बात करेंगे इसके बारे में आगे, जिसके वजह से जो फाइनल एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है इनिशियल एंट्रोपी के कंपैरिजन में, मगर जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो जो फाइनल एंट्रोपी होगी वो इनिशियल एंट्रोपी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर हमने ये है कप और ये कप में है टी। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो चाय होगी वो ठंडी होगी। तो जब ये चाय ठंडी होगी और जब ये चाय गर्म से ठंडी होगी तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो जब ये चाय गर्म से ठंडी होगी तो ये चाय हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रही है। तो ये जो चाय की जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज़ करेगी और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक ऑब्जेक्ट जो कि हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के तरफ होगा, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये पूरे सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जब हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो जो एंट्रोपी होती है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वो इंक्रीज़ करती है अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड होता है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिमिलरली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए और बहुत से स्टेटमेंट होते हैं। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इफ़ देयर इज़ इरिवर्सिबल आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें जो प्रोसेस है वो है इरिवर्सिबल, देन एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम विल इंक्रीज। तो जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज़ करेगी।
सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो जो एंट्रोपी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की जिसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो जो एंट्रोपी होगी उस सिस्टम की वो इंक्रीज़ करेगी। अगर प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होता है ना तो उस केस में एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस केस में जो एंट्रोपी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आप सिंपल सा ये वाला एग्जांपल एज्यूम करते हुए चलो, जब कभी भी हॉट ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो उस केस में वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जा रहा होता है और वो ऑब्जेक्ट की या फिर वो सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ करती है।